The next topic is Mendel's law of inheritance. Now it was in the mid 19th when Gregor Mendel, वो एक चर्च के प्रीस्ट थे, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उन्होंने जो सैम्पल चूज़ किया वो था गार्डन पीस। तो ये एक्सपेरिमेंट्स कब हुए? ये एक्सपेरिमेंट्स हुए 1856 से लेके 1863 तक, दैट मीन्स फॉर 7 years। एंड इन एक्सपेरिमेंट्स में ख़ास बात ये थी कि ग्रेगर मेंडल ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक, ये दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया बायोलॉजी में। नाउ दिस वाज वेरी रेयर। ये ऐसा ही है जैसे इटालियन पिज़्ज़ा में मैंने कड़ी पत्ते का तड़का लगा दिया। अभी आई डोंट नो हाउ वुड इटालियन पिज़्ज़ा टेस्ट विथ कड़ी पत्ता तड़का, बट हिज नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक being applied to biology worked very well। उनके जो भी रिजल्ट्स थे वो इसलिए इतने एक्यूरेट थे क्योंकि उन्होंने ये दोनों चीज़ों को अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूटिलाइज किया। सो ग्रेगर मेंडल ही गेव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जब भी कोई कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है तो व्हाट रूल डज इट फॉलो। आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा इनहेरिट होगा, कौन सा एक्सप्रेस होगा, नहीं होगा। ये सारे लॉज हम डिटेल में पढ़ेंगे विच वेर गिवन बाय ग्रेगर मेंडल। एक और बात उनके मेथोडोलॉजी की ये थी दैट ही हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज ऑफ एक्सपेरिमेंट। चिल्ड्रन यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, सोचो मैंने एक नया वैक्सीन ढूंढ के निकाला कोरोना वायरस का। अब वो वैक्सीन काम करता है या नहीं करता है वो मैं कब कंक्लूड कर पाऊँगी? मुझे बहुत सारे ट्रायल्स करने पड़ेंगे बहुत सारे लोगों पे। जितना मेरा सैम्पलिंग साइज़ लार्ज होगा, मतलब जैसे लेट अस से एक साइंटिस्ट ने 100 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके देखा वेदर द वैक्सीन इज़ प्रोटेक्टिव और नॉट, एक ने 1000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो किसके रिजल्ट्स ज़्यादा वैलिड हैं? जिसने 1000 लोगों पे वैक्सीन टेस्ट किया उसके रिजल्ट्स ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे चांस एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ 100 ही सैम्पल्स लिए मैंने, तो हो सकता है कि वो 100 की पहले ही इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी थी या उनको और कोई डिजीज़ नहीं था। लाइक ये सारी चीज़ों का ध्यान हम एक्सपेरिमेंटेशन के वक्त करते हैं, बट इन जनरल लार्जर द सैम्पलिंग साइज मोर क्रेडिबिलिटी टू योर डेटा कैन बी गिवन। तो उसने बहुत सारे सैम्पल्स लिए, बहुत सारे पी प्लांट लिए और उसमें एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी उसने कंक्लूड किया, उसके जो इन्फरेंसेस थे उसको उसने दोबारा कंफर्म किया। कैसे कंफर्म किया? विद द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ टेस्ट प्लांट्स। आई विल टॉक अबाउट व्हाट वेर टेस्ट प्लांट्स। उसने टेस्ट के लिए ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स लिए थे और फिर उनको उसने क्रॉस ब्रीडिंग किया, हाइब्रिडाइजेशन किया। फिर उसने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट डाउन किए, वो ऑब्जर्वेशन से ही लेड टू सम रूल्स, और वो रूल्स को कंफर्म करने के लिए उसने वापस अपने टेस्ट प्लांट्स पे अपने एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए। अब आपको समझ में आया उनको 7 years क्यों लगे। इस तरह से उसने प्रूव कर दिया कि जो भी उसने रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं दे आर यूनिवर्सल। वो कोई अनसब्सटेंशियल आइडियाज़ नहीं है, वो उसका खुद का दिमाग का सोचा हुआ या ऐसे ही कोई आइडिया नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूड करके कंफर्म करके फिर उन्होंने डिराइव किया है। उन्होंने जो भी पी प्लांट पे इन्वेस्टिगेशंस की, उन्होंने कैसे कैरेक्टर्स लिए जिसमें 2 ऑपोजिट ट्रेट्स थे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज कैरेक्टर है हाइट, तो उसके 2 ऑपोजिट ट्रेट्स कौन से हो गए? टॉल एंड ड्वार्फ। तो प्लांट टॉल है या ड्वार्फ मतलब बहुत छोटा है, पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो कैरेक्टर सेम है। इसी तरह से सीड कलर ले लो, तो येलो या तो ग्रीन, तो कलर्स 2 हैं पर कैरेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सेम ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट सीड कलर। तो इस तरह से उसने एक बहुत ही सिंपल बेसिक फ्रेमवर्क तैयार किया, और ये बेसिक फ्रेमवर्क के बिना कोई भी इनहेरिटेंस का स्टडीज़ पॉसिबल नहीं था। लाइक आफ्टर ग्रेगर मेंडल गेव हिज रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत सारे लोगों ने उसको फर्दर स्टडी किया, क्रॉस वेरीफाई किया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फाइंड किया, बट ही वॉज द पायोनियर, ही गेव द बेसिक फ्रेमवर्क जिसके बिना जेनेटिक्स का कोई भी स्टडी पॉसिबल नहीं है।
दैट इज़ वाई ही इज़ राइटली कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया या तो क्रॉस पॉलिनेशन किया ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का। ट्रू ब्रीडिंग, देखिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हेन आई वाज टीचिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, हम आगे भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट व्हाट इज़ ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स का मतलब है ऐसे पी प्लांट जिनका हम कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो जब कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सेम जीन पूल, सेम ही जीन्स बार बार हम वही जीन्स को इनहेरिट कर रहे हैं। तो बहुत जनरेशन्स तक अगर सेम ही जीन्स इनहेरिट हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से एक स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस होगा। मतलब अब वो ट्रेट्स हमेशा वैसे ही रहेंगे, वो कंटैमिनेट नहीं होंगे, उसमें और कोई नया कैरेक्टर नहीं आएगा और सेम ही चीज़ एक्सप्रेस होती रहेगी फॉर सेवरल जनरेशन्स। दिस इज़ लाइक सपोज हर रोज़ उठ के मैं नींबू पानी बनाती हूँ जिसमें आई एम एडिंग लेमन, हनी एंड वार्म वाटर। अगर मैंने ऐसा 2 सालों तक किया तो उसके बाद फिर मुझे किसी रेशियो एंड प्रपोर्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं आंख बंद करके भी वो बनाऊंगी तो आई विल गेट द सेम टेस्ट, मेरा मेजरमेंट कभी भी गलत नहीं होगा। इसी तरह से उसने बहुत बार सेल्फ पॉलिनेशन किया एंड ही गॉट अ स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। ऐसे उसने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए? सो ही टुक 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग मतलब जिनमें इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स वॉज स्टेबल, बार बार कोई चेंज नहीं आता था क्योंकि उनको बहुत बार सेल्फ पॉलिनेट किया गया है। एंड देन एवरीथिंग इन दिस 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स वॉज सेम except for the contrasting pair of characteristics. Now what are this contrasting pair of characteristics? मैं आपको बताती हूँ और मैं एक बार से वापस से थोड़ा रिपीटेशन भी कर देती हूँ। So when you talk about Mendel's law of inheritance, उन्होंने सैम्पल कौन सा चूज़ किया एक्सपेरिमेंट के लिए? गार्डन पी। इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। और उन्होंने पाइसम सेटाइवम या पी यही क्यों चूज़ किया? वाई डिड ही नॉट चूज़ रोज़ और हिबिस्कस और लेटस से टोमेटो और पटेटो और एनी अदर थिंग? तो पीस चूज़ करने के लिए कुछ रीजंस थे जो सीबीएसई टेक्स्ट बुक में नहीं है पर आपको जानना ज़रूरी है। सो पी प्लांट इज़ अ हर्मेफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब स्टिग्मा दैट इज़ मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट बोथ आर प्रेजेंट देयर। एंथर भी वही है और कार्पल भी वही हैं। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल था जिसकी वजह से हमको एक कांस्टेंट ट्रेट मिले, हम ट्रू ब्रीडिंग लाइंस आसानी से अचीव कर सके। क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें आसानी से पॉसिबल है अगर हम इमैस्कुलेशन और बैगिंग करेंगे, मतलब अगर हम एंथर्स को निकाल देंगे और दूसरे प्लांट का पॉलन इसके स्टिग्मा पे डस्ट कर देंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन आसानी से हो सकता है और ये प्लांट्स इजीली कल्टीवेट होते हैं, आप भी अपने गार्डन में उगा सकते हो। दूसरा, इट इज़ एनुअली हार्वेस्टेड, मतलब एक ही सीज़न में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो आप इसका लाइफ साइकिल कम टाइम में पढ़ सकते हो। एंड 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, दे आर सीन इन पी। विच आर दिस 7 कैरेक्टर्स? एकदम ध्यान से देखेंगे इसको। 1 इज़ पोजिशन ऑफ द फ्लावर, तो जिसमें देखो ये है एक्सियल और यहाँ पे है टर्मिनल। देन हाइट ऑफ द प्लांट विच कैन बी आइदर टॉल और शॉर्ट। शेप ऑफ द सीड्स विच कैन बी राउंड और रिंकल्ड, मटर के दाने राउंड होते हैं, तुअर के दाने रिंकल्ड होते हैं। कलर ऑफ द सीड येलो एंड ग्रीन। कलर ऑफ द फ्लावर वाइट एंड पर्पल। पॉड्स मतलब जो फली होती है, इट कैन बी ग्रीन और येलो एंड देन इट कैन बी इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। अगर आपने मटर की फली देखी होगी और तुअर की फली देखी होगी, यू विल गेट एन आइडिया, मटर इज़ इन्फ्लेटेड एंड तुअर इज़ कंस्ट्रिक्टेड पॉड। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो अभी मैं आपको बता रही थी। अब ये कैरेक्टर्स को हम बार बार जब जेनेटिक क्रॉसेस करेंगे और हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इनको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हाइट ऑफ द प्लांट के 2 ट्रेट्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ।
तो टॉल क्या हुआ, फिनोटाइप हुआ। आपको दिख रहा है कि प्लांट टॉल है, पर प्लांट टॉल क्यों है, क्योंकि उसमें 2 जीन्स हैं जिनको हम बोलेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी क्या हुआ, ये जीनोटाइप हुआ जो आपको जीन का कंपोजिशन दिखाता है। तो जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, और फिनोटाइप क्या है, टॉल। इसी तरह से अगर स्मॉल टी वाले जीन्स प्रेजेंट हैं तो आपको कैसा प्लांट मिलेगा, ड्वार्फ मिलेगा। तो ड्वार्फ इज फिनोटाइप, मतलब फिजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो आपको दिख रहा है, और उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल टी। एक बात और हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दोनों जीन्स सेम हैं। अच्छा, मैंने इसको 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्लांट्स डिप्लॉयड है ना, दे कैरी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम और 2 जीन्स फॉर एवरी कैरेक्टर। तो यहाँ पे दोनों जीन्स कैसे हैं, कैपिटल टी, यहाँ पे भी दोनों जीन्स कैसे हैं, स्मॉल टी। तो इनको हम बोलेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब सेम तरह के जीन्स। अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होता तो ये कैसा हो जाता, तो ये हो जाता हेट्रोजाइगस। इसी तरह से राउंड, कैपिटल आर, रिंकल्ड, स्मॉल आर। अच्छा, कैपिटल और स्मॉल क्यों दिया है, जो चीज़ डोमिनेंट होती है उसको हम कैपिटल लेटर देंगे और जो चीज़ रेसेसिव होती है उसको हम स्मॉल लेटर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रेसेसिव? डोमिनेंट का मतलब है जो एक्सप्रेस होता है, और रेसेसिव का मतलब है कि जिसको डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस नहीं होने देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो वो प्लांट हमेशा टॉल होगा। अब यहाँ पे स्मॉल टी वाला जीन भी प्रेजेंट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस, लेकिन प्लांट तो टॉल है, मतलब कैपिटल टी ने स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। तो अगर टॉल और ड्वार्फ प्लांट को हम क्रॉस करेंगे तो हमको हमेशा टॉल मिलेगा, राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस करेंगे तो हमको हमेशा राउंड मिलेगा। अगर एक भी कैपिटल आर प्रेजेंट है तो वो प्लांट हमेशा राउंड होगा। रिंकल्ड कब होगा, जब दोनों स्मॉल आर हैं तो ही वो रिंकल्ड होगा, नहीं तो वो रिंकल्ड नहीं होगा। सो दैट स्टैंड्स फॉर डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, येलो एंड ग्रीन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, येलो इज कैपिटल वाई एंड ग्रीन इज स्मॉल वाई। ग्रीन को कलर को कैसे दिखाएंगे, कैपिटल जी एंड कैपिटल स्मॉल जी इज फॉर ग्रीन एंड येलो। ये पॉड कलर के लिए है और ऊपर वाला सीड कलर के लिए। हम लोग जनरली इसको यूज़ करेंगे, ये हम अपने एक्सप्लेनेशन में यूज़ नहीं करेंगे। देन इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रक्टेड पॉड, तो इन्फ्लेटेड है उसके लिए कैपिटल आई, कंस्ट्रक्टेड के लिए स्मॉल आई। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ों के लिए भी है। जनरली जब हम अपने एक्सप्लेनेशंस में रूल्स में ये यूज़ करेंगे तो यू आर गोइंग टू यूज़ ओनली 1, 2 and 3 pairs of contrasting characteristics. Others are just for your knowledge. So this is how you can see the same thing. डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रेसेसिव कौन सा है। तो देखो येलो इज़ डोमिनेंट ओवर ग्रीन, राउंड इज़ डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, इसी तरह से टॉल इज़ डोमिनेंट ओवर शॉर्ट एंड पर्पल इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट। तो डोमिनेंट है इसलिए हम इसको कैपिटल देंगे, और अगर डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों जीन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जीन्स प्रेजेंट है, तो टी कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं होगा, मतलब प्लांट विल बी टॉल। द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द टेबल ऑल्सो। सो दीज आर द 7 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिसमें 7 कैरेक्टर्स हैं और हर एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। ट्रू ब्रीडिंग मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि अगर किसी प्लांट को हम बार बार सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो क्या होगा, इट विल शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, और सेम ही कैरेक्टर्स हर जनरेशन में एक्सप्रेस होंगे। जैसे कैपिटल टी अगर जीनोटाइप है तो वो प्लांट हमेशा हमको कैसा दिखेगा, टॉल। दिस इज़ ट्रू ब्रीडिंग क्योंकि इसमें दोनों जीन्स कैपिटल टी है।
अगर ये एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होता तो ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं होता। तो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होमोजाइगस, जिसमें दोनों या तो कैपिटल हैं या तो स्मॉल हैं। सो दीज आर नोन एज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किए।